अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जैन फ्रॉम इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट। मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद स्किल बेस्ड इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली वो मैंने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया स्किल बेस्ड इमिग्रेशन और बहुत से सवालात हैं लोगों के जो अमूमन मैंने देखा है कि वो सवाल भी एक जैसे होते हैं, रेपिटिशन होती है बहुत ज़्यादा सवालों की। इसलिए उन सवालों को मैंने कोशिश किया है कि मैं लिस्ट डाउन करूं और उन सवालों के बारी बारी जवाब दूं ताकि ये जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपके अंदर मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो सके। अच्छा, बहुत से लोग इस टाइम ये मानते हैं और ये समझते हैं शायद कि ऑस्ट्रेलिया की जो ओवरऑल कंडीशन है वो कोई बेहतर नहीं है जॉब्स के हवालों से, और इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स हैं उनके उनके बारे में कोई उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वो वाला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को प्रमोट कर रहा है, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे अगर आप स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन के प्रोसेस को ऑप्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा इसका स्कोप भी है, और आगे जाके आपको जॉब्स लेने में भी कोई ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं होता। और अगर टेम्प्रेरी जाके अगर आपको कुछ वक्त के लिए कुछ और जॉब्स करनी भी पड़े तो इट्स फाइन, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो अहम बात है इसके अंदर, आपको इस चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि आप वहाँ पर मूव कर रहे हैं एज एन ओपन इमिग्रेंट। वहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो कि आपको आपको पूरा गुलाम बना के रख रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये एम्प्लॉयर्स वाली सिचुएशन है ही नहीं। स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन बेसिकली एक ओपन इमिग्रेशन है जो कि आपके पास जो स्किल्स हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनका प्रोफाइल क्या है, यानी उनकी एजुकेशन और फिर उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इन सब के बेसिकली पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और हर स्टेट के अंदर, फेडरल लेवल के ऊपर भी और हर स्टेट के अंदर आपकी जो प्रोफाइल है उसको लॉन्च किया जाता है, और वहाँ से आपको अपॉन इनविटेशन आप अपना वीज़ा फाइल अप करते हैं, देन यू गेट द वीज़ा ग्रांट। अच्छा, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके जो पॉइंट्स थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम 65 होना चाहिए। वो कैसे बनता है दैट वी कैन डिस्कस। और इसके साथ साथ ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन तो ज़रूर हो, और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस साथ है तो वो भी बेहतर है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास अगर प्रोफिशिएंट यानी कि इक्वल टू 7 बैंड्स नहीं है तो आप उस पॉइंट्स थ्रेशोल्ड को मीटअप नहीं कर सकते। तो यानी कि यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली, जो मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं उसको बताऊं तो वो इस तरीके से है। नंबर 1 स्टेप, उसके अंदर स्किल असेसमेंट करवाई जाती है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको जो रेलिवेंट बॉडीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, वो उसको असेस करती है। जैसे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर HEC है, वहाँ पर मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं जो आपकी एजुकेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस को असेस करती है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये स्किल असेसमेंट नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 स्टेप ये होता है कि जब आपकी स्किल असेसमेंट हो जाती है उसके बाद EOI लॉन्चमेंट होती है, यानी कि EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो आप प्रोफाइल है बेसिकली जो आप पुटअप करते हैं हर स्टेट के अंदर, और जिसके अंदर ये जो आपके सारे पॉइंट बेस सिस्टम है इसको आप मेंशन करते हैं, यानी आपकी एज के इतने पॉइंट्स हैं, एजुकेशन के इतने पॉइंट्स हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के इतने पॉइंट्स हैं, ये सारी जो आपकी डिटेल्स हैं बेसिकली उसको आप पुटअप करते हैं इनटू एन एप्लीकेशन। वो हर स्टेट की मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर पुटअप करने के बाद उसको लॉन्च कर दिया जाता है। इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और वंस के जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च हो जाता है उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो प्री इनवाइट का होता है, यानी कि जहाँ से भी कोई भी स्टेट अगर आपको इनविटेशन भेजती है वो उससे पहले आपको प्री इनवाइट भेजती है। प्री इनवाइट की स्टेज के ऊपर जो जो चीज़ें आपने डिक्लेयर की होती हैं अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, वो चीज़ें वो आपसे मांगते हैं, वेरिफिकेशन उसकी होती है। और जब आपका प्री इनवाइट की स्टेज मुकम्मल होती है फिर वो आपको फुल इनवाइट भेजते हैं। फुल इनविटेशन आने के बाद आप अपना और अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा लॉन्च करते हैं। वीज़ा लॉन्च करने के बाद वंस के आपका वीज़ा ग्रांट होता है देन यू ट्रेवल। ये स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ये सब मुल्क स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, इन दोनों को निकाल के बाकी अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए या फिर यूके की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको वहाँ से जॉब लेटर मिलेगा, तो उसके ऊपर आप एलिजिबल होंगे स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन लेने के। जबकि जो यूएस है, उसके अंदर जो स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन है वो EB-2 NIW कहलाता है। EB-2 NIW एक्सेप्शनल एबिलिटी है, यानी कि अगर आपके पास आप कोई साइंटिस्ट हैं या फिर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आप कोई स्टार हैं, आपके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटी है, उस सिचुएशन के अंदर आप यूएस के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर कनाडा की बात की जाए, जो कनाडा के अंदर स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन का प्रोसेस है तो वो भी ऐसा ही, वो भी ऐसे ही पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। लेकिन इस वक्त वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, वो इस टाइम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से जो कनाडा का जो स्कोर है, जो CRS स्कोर है, उसको जो लोग ऑफशोर बैठे हुए हैं, यानी कि हम लोगों के लिए वहाँ उस स्कोर को मीटअप करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल सलूशन है इस वक्त स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन को लेकर, वो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर आपको किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है और आप इंडिपेंडेंटली वहाँ पर आप अप्लाई कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पॉइंट सिस्टम है वो बहुत रीज़नेबल है, यानी कि ऑफशोर इनवाइट आने के चांसेस अभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्राइट हैं। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको इनविटेशन आ जाता है। बहुत से लोग अप्लाई ही नहीं करते ये सोच के कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन का जो पॉइंट थ्रेशोल्ड है उसको मीट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्किल्ड असेसमेंट जब करवाई जाती है, देयर आर एक्चुअली मोर देन थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशंस जो कि इनकी लिस्ट के अंदर दर्ज हैं। इतने सारे प्रोफेशंस में से ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना जिसके अंदर अभी भी ऑफशोर इनवाइट आने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, वो एक कंसल्टेंट का काम होता है। ये जस्ट लीव दिस पार्ट टू अस, वी नो कि हमने इसको कैसे डील करना है और किस प्रोफेशन में आपकी असेसमेंट करवानी है जिसमें आपके चांसेस अभी भी बहुत ब्राइट हैं और आपका जो पॉइंट थ्रेश होल्ड है आप उसको कैसे मीटअप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर हमेशा मैं एक ही जवाब देता हूँ कि टू विन द गेम यू हैव टू विन द गेम। अगर आप इस पूल के अंदर आएंगे नहीं तो कैसे ये बता सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम कितना है। रफली अगर मैं आपको बताऊं तो वो इसी तरीके से है कि सबसे पहले आपकी स्किल असेसमेंट करवाई जाती है। इनविटेशन आते आते अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो 2 4 5 महीनों में, यानी कि कुछ राउंड्स गुजर जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि आपका कितने % चांसेस हैं कि आपको इनविटेशन इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्सपेंस है वो ऑनेस्टली वो केस टू केस वेरी करता है। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अगर कोई 2 बच्चे हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं तो वो हर केस टू केस वेरी करता है इसका एक्सपेंस। मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर सकता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो लेट्स जस्ट कंसिडर कि आप टिल द टाइम यू रीच ऑस्ट्रेलिया तब तक आपका तकरीबन कोई 20 से 25 लाख रुपए खर्चा होता है, जिसके अंदर एक कंसल्टेशन चार्जेस भी होते हैं, असेसमेंट फ़ीस भी होती है, गवर्नमेंट चार्जेस भी होते हैं, वीज़ा फीसेस भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो यानी तकरीबन इतना आपको माइंड के अंदर रखना चाहिए फॉर अ फैमिली ऑफ 4। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली उसके पैसे कम होते हैं, एक कपल है उसके पैसे और होते हैं। तो लेट्स डिस्कस 1-on-1 के ये इसके चार्जेस कितने होंगे। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसके अंदर ये है कि ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने अब कुछ नए टेस्ट भी शामिल कर दिए हैं। जिस तरह अगर अब पहले की बात की जाए तो पहले सिर्फ IELTS या PTE होता था, अब उन्होंने उसके अंदर OET भी शामिल कर दिया है, लैंग्वेज सर्ट भी शामिल कर दिया है, सेल्फ पेप भी शामिल कर दिया है, जो कि एक अच्छा और बहुत एक जिसको आप कह सकते हैं गुड साइन है। मतलब दे आर प्रमोटिंग पीपल के अगर किसी को IELTS मुश्किल लग रहा है तो वो इसकी तरफ जा सकता है। देयर आर सर्टन ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट नाउ। और इसकी जो इक्वलेंसी है, जो पॉइंट सिस्टम है, वो इस तरीके से है क्योंकि IELTS का अमूमन लोगों को पता होता है, इसलिए मैं उसकी इक्वलेंट आपको स्कोर्स बता देता हूँ। अगर आपके इक्वलेंट टू 7 स्कोर है
इन आइल्स तो आप स्कोर करते हैं 10 पॉइंट्स फॉर स्किल बेस्ड इमिग्रेशन, और अगर आपके इक्वलेंट टू 8 पॉइंट्स हैं तो आप सिक्योर कर लेते हैं 20 पॉइंट्स फॉर स्किल बेस्ड इमिग्रेशन, जो कि मैक्सिमम है। अगर 7 से कम है किसी भी टेस्ट में तो आप कोई पॉइंट सिक्योर नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन जो सवालात थे उन सब के जवाब देने की आपको कोशिश की है। बाकी इसके अलावा जो तमाम इनसाइट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हूँ और मैं वहाँ पर रहता हूँ, और आई नो कि क्या इसका प्रोसेस क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है, और मैं ख़ुद भी इस प्रोसेस से कई साल पहले गुज़र चुका हूँ। तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी कोई भी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इस प्रोसेस में आ सकते हैं। आप हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर दें, हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड जी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।